दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी पूर्व से 1526 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों का जिक्र मिलता है, जो देखते हैं। पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। दूसरा वंश है खिलजी वंश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। तीसरा है तुगलक वंश। तीसरा है तुगलक वंश, जिसका का शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। चौथा वंश देखते हैं। चौथा वंश है सैयद वंश। चौथा वंश कौन सा है? चौथा वंश है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। और आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का, जो था लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। यह थी दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ लूसेंट कवर किए हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोधी। तो जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने एक भूमि मापने की इकाई चलाई थी, जिसको गज सिकंदरी के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? गज सिकंदरी के नाम से जाना गया। और 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी, जो कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से। और अलाउद्दीन खिलजी की कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे घोड़े को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखवाना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी में जो भी सैनिक भर्ती होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था, जो कि आज की इंडियन आर्मी में प्रचलित है। और घोड़ों की भी पहचान हो जाती थी। इससे क्या होता था, जो सैनिक मरता था उसकी पहचान कर ली जाती थी कि ये यही सैनिक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शाहिनी की अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शाहिनी की सिकंदर ए शाहिनी की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो इसका दरबारी था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। और अमीर खुसरो किसके लिए जाना जाता था? तो अमीर खुसरो सितार एवं तबला के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, नसरुद्दीन शाह की। तो जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। और रजिया सुल्तान ने जो विवाह किया था वो अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान ने विवाह किया था। और रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हो जाती है।
और रजिया सुल्तान की जहाँ पर मृत्यु होती है उस जगह का नाम कैथल था। उस जगह का नाम क्या था? कैथल। तो ये थी रजिया सुल्तान से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का वंश है, अभी मैंने आपको बताया था, और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल चला। और जो लोधी वंश का संस्थापक था वो बहलोल लोधी को माना जाता है। अंतिम शासक इसका कौन था? तो इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी तक चला। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा ये हार गया था और बाबर ने फिर कब्जा कर लिया था। अच्छा, इब्राहिम लोधी पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? 1840 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में और 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन 1886 में हुआ था। ये कब मिलन हुआ था इनका? तो इनका मिलन 1886 में हुआ था। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, जो कि एक इंग्लिश ऑफिसर था। और यहाँ पे जो कांग्रेस का पहला सेशन होता है वो गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में होता है। और जिसके जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं बोमेश चंद बनर्जी। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। और पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तैयब जी, पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ कांग्रेस से कि गांधी जी ने कौन सा सेशन अटेंड किया था? तो जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सेशन अटेंड किया था वो बेलगांव सेशन अटेंड किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डंडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, बोरिंग हेस्टिंग। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्रीरामपुर, बॉम्बे और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। और इसी लाइन पे जो भारत का पहला रेलवे टर्मिनल बना था वो बोरीबंदर रेलवे टर्मिनल इसी लाइन पे स्थित है, मुंबई और ठाणे के बीच। तो पहला जो रेलवे टर्मिनल था वो बोरीबंदर टर्मिनल था, जिसका अब नाम शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड और स्टेफोर्ड रेखा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच में बनने वाली लाइन को कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा बनती है। और अफगानिस्तान के बीच भी ये रेड क्लिफ रेखा बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी?
लॉर्ड डरफिन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड मियो। प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जनगणना के बारे में देखते हैं। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी, और जो दशकवार जनगणना शुरू हुई थी 1881 से, वो भी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 10 फरवरी 1951 से शुरू हुई थी। और अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी। तब से कुछ एजेंसीज और एनजीओ द्वारा और सरकार के अपनी निजी तौर पे ऐसे सर्वे करा लिए गए हैं, लेकिन 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब संभावित है 2031 में ही होगी, या फिर बीच में भी प्लान आ सकता है। और अभी जो लेटेस्ट जनगणना हुई है वो 2011 में ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा का बल्ब कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी और नदियाँ। तो प्राकृतिक सुरक्षा का बल्ब, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक सुरक्षा का बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। अब यहाँ से ज्वालामुखी आए, तो ज्वालामुखी भारत में कितने हैं? तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं। पहला ज्वालामुखी जो मतलब कार्यरत से संबंध है, सक्रिय हैं, तो जो पहला ज्वालामुखी है वो बैरन ज्वालामुखी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है नारकोडम दूसरा ज्वालामुखी है जो उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है? भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिक्स, भूगुड़न और अनुच्छेदन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूगुड़न भूकंप का कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी के अक्सर उदार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसूप ज्वालामुखी, मत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी। अच्छा, अब यहाँ पे जागृत ज्वालामुखी आया, तो जागृत ज्वालामुखी क्या होता है? जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, तो वो जागृत ज्वालामुखी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैप तिसो कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, हवाई द्वीप, इक्वाडोर। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। और ये वर्तमान में ज्वालामुखी सक्रिय भी है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 5897 मीटर है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटोबू, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैटोपैक्सी, माउंट ताल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट कैपिटो। अभी हाल ही ऊपर मैंने बताया था। और इसकी जो लंबाई है वो 5897 मीटर टोटल लंबाई है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से सीधे छपेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। बीच में वीडियो को स्किप करें या छोड़ के जाने की गलती ना करें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। एक प्रश्न भी है आपके लिए, तो उसका आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैप्सियन सागर, अरल, सुपीरियल झील, विक्टोरिया न्याजा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिकम सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? एंजियन सागर, काला सागर, वृत्त सागर और मरीना ट्रेंच। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा मरीना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? बोयम,
स्टैनली एंजेला नियाग्रा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजोन, नील, कांगो, कोरोनी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कांगो। स्टैनली जलप्रपात नदी, जो स्टैनली जलप्रपात है वो कांगो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरेनस की खोज किसने की थी? केपलर, हॉर्सेल, गैलीलियो, कोपरनिकस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हॉर्सेल। हॉर्सेल्स ने यूरेनस की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन है? डीमोस, टाइटन, लॉपटॉप, चंद्रमा। तो जो पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 33%, 59%, 69%, 70%। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 59% पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह का कुल प्रतिशत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण, अल्प वायु वेग के कारण। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। अच्छा, यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में आपको जानकारी देते। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और जो 2022 का G20 हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और जो कि अभी हाल ही में 2023 का होस्ट किसने किया है? 2023 का होस्ट इंडिया ने किया है और 2024 के लिए इंडिया ने किसे होस्ट बनाया है? तो वो होगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.वी. मजूमदार, आर.जी. भंडारकर, रजनी पॉस और रामचंद्रन दत्ता। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र दत्ता द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी चावल भारत में सबसे अधिक खाद्य फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के रेल के डिब्बे को कहाँ बनाया जाता है? कपूरथला तथा पेरम्बूर में, हैदराबाद तथा पेरम्बूर में, वाराणसी तथा पेरम्बूर में, जमशेदपुर तथा पेरम्बूर में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कपूरथला तथा पेरम्बूर में भारतीय रेल के डिब्बों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर प्रश्न एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर बता देंगे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं इस प्रश्न का आंसर। इसका आंसर चलो बताते हैं। 1861, 1881, 1872 और 1882। तो जो पहली भारत में जनगणना हुई थी वो 1881 में पहली जनगणना, ये दशकवार जनगणना हुई थी और जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा की गई थी और लॉर्ड मियो भी 1881 की जनगणना दशकवार हुई थी उसमें भी लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। टिहरी जल विद्युत परिसर उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? वर्ष 2004 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, एस्ट्रॉइड्स? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लहर, सुनामी, ज्वार, धारा? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार। जो समुद्र में दिन में 2 बार लयबद्ध उतार चढ़ाव आता है तो उसको ज्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? म्यांमार से, वियतनाम से, बांग्लादेश से? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से भारत थाईलैंड हाईवे गुजरता है। आप लोगों को फिर हम बता रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें, परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ से सीधे मिलेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। कार्ल मार्क्स इस इटली के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? सूरत में, कोचीन में, पुणे में, कानपुर में? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 10, 19, 12, 11? तो जो सूर्य नमस्कार में टोटल चरण होते हैं वो 11 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 चरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड इरविन, एडवन लुटियंस? और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पे डिज़ाइन की बात आई है तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत की नई संसद बनाई गई है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। और भारत की नई संसद भवन के डिज़ाइनर कौन है? तो भारत की नई संसद भवन के डिज़ाइनर थे बिमल पटेल, और जो जिस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है वो थी टाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जो नई संसद भवन की लोकसभा की थीम है, जो लोकसभा की थीम है वो पीकॉक थीम के ऊपर है, और जो राज्यसभा की थीम है वो लोटस थीम के ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से कर्मा नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बर्दवान जिला में, परगना जिला में, हुगली जिला में, सुल्तानपुर जिला में? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्दवान जिला में। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर बहुत जोर दिया था और इनको राजा की उपाधि अकबर के द्वारा मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह, भगत सिंह, खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खान बहादुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लिट्टन, डरफिन और नॉर्थबुक? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन। इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में
उभरा था, जो विवाद के रूप में उभरा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम बेवर्डन, एलन ऑस्टवन ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एल1 ऑस्टवन ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है और एओ ह्यूम ही कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारत पहली बार निर्वाचित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय थे जिनको निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड डरफिन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डरफिन। कांग्रेस लॉर्ड डरफिन के कार्यकाल में बनी थी। और कांग्रेस कब बनी थी? तो ये कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, जिसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का प्रमुख नेता था? हरदयाल, पीवी मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक। तो गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों को ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 50+ लाइक्स का। धन्यवाद।